नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2023। साथियों, जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होने वाली है बीपीएससी के थ्रू, उनके लिए जो नए पैटर्न पर आधारित जीके जीएस के क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं, हम उन्हें लेकर के एक नया सीरीज शुरू किए हैं जिनमें आपको तमाम तरह की जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि बिना समय गंवाएं आप हमारे YouTube चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें जो शिक्षक भर्ती के पात्र हैं। साथियों, हमारे जो क्वेश्चन हैं यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें जीके और जीएस के सेक्शन जो हैं कवर किए जा रहे हैं। दोस्तों, तो चलते हैं हम बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है साथियों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वह किन कारणों से होती है, जिनका ऑप्शन नंबर 1 है, ए है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है छमाही गति के कारण, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है तिमाही गति के कारण। यानी दोस्तों, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात जैसी जो घटनाएं हैं ये हमें देखने को मिलती है। साथियों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी दैनिक गति के कारण जो है सो दिन और रात जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। साथियों, और मौसम जो परिवर्तन होते हैं, यानी जो मौसम बदलते रहते हैं, वह जो है वह पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, किसके? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ये मतलब मौसम परिवर्तन होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है साथियों, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी है यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी है शुक्र। दोस्तों, इसके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बृहस्पति। बृहस्पति जो है साथियों वह सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? तो बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? जुपिटर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है साथियों, सबसे छोटा ग्रह निम्न में से कौन है? सबसे छोटा ग्रह है मंगल, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में शनि, ऑप्शन सी में बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। यानी सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध सबसे छोटे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? कौन धारा? तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जिसका आंसर है हिंद महासागर। यानी अगुलहास धारा जो है वो हमारे हिंद महासागर में बनती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है साथियों, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रूड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रूड
किसका बना होता है? दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। सबसे अंतिम भाग जो होती हैं उन्हें कहते हैं हम क्रोड, मध्य परत को मैंटल और ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊपरी परत जो है उन्हें क्रस्ट कहा जाता है। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऊपरी परत को दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है। मध्य परत को मेंटल कहा जाता है। मध्य परत को मेंटल कहा जाता है। और लास्ट परत जो है जिसे हम क्रोड के नाम से जानते हैं, क्रोड के नाम से। दोस्तों क्रस्ट में सीमा, क्रस्ट में जो है वो सियाल जो है, यानी सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्व की प्रधानता होती है। उसी में दोस्तों मध्य परत मेंटल जो है इनमें सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और वहीं पे क्रोड में जो है दोस्तों उसमें नीफ है। क्या बोले? नीफ है, यानी निकेल तथा आयरन तत्व पाए जाते हैं, निकेल और लोहा तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों निकेल और लोहा, और यहाँ निचले परत जो क्रूड है दोस्तों इसकी टेम्परेचर इतनी अत्यधिक होती है कि यहाँ पे लौह पदार्थ निकेल और आयरन जो है ये लौह पदार्थ हैं, ये द्रव अवस्था अर्थात पिघले हुए अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा और निकेल, यानी पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग जो है क्रूड उसमें लोहा और निकेल के बने होते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है साथियों, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? कहने का अर्थ है भारत का स्थान मैंगनीज के उत्पादन में दूसरा है, तो नंबर 1 पे मैंगनीज के उत्पादन में कौन से देश आते हैं? तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन बी में कह रहा है रूसी संघ, ऑप्शन सी में कह रहा है कनाडा, ऑप्शन डी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी रूसी संघ जो है वो मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाले देश हैं। जबकि भारत हमारा कौन देश है? तो भारत मैंगनीज के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है साथियों, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ब्राजील, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में चीन। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी अमेरिका। अमेरिका जो है कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन? तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जापान का मैनचेस्टर का ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ओसाका, ऑप्शन बी में टोक्यो, ऑप्शन सी में नागासाकी, ऑप्शन डी में याकोहामा। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसे? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है साथियों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट में WC बनर्जी भी कहा जाता है। WC बनर्जी भी शॉर्ट में इन्हें
कहते हैं वैमनस्य चंद्र बनर्जी को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। यानी भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का गठन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है साथियों, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुई थी, इस समय भारत में जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे वे कौन थे? ऑप्शन ए में कह रहा है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी में जॉन मथाई, ऑप्शन डी में अन्य। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए क्या है? लॉर्ड कैनिंग इज राइट आंसर। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन इसमें भी कहा जा रहा है, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा या उपमा किसने दी थी? तो दोस्तों 1857 की गदर को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा बी.डी. सावरकर ने दी थी। यानी कौन दी थी? तो बी.डी. सावरकर ने दिए थे, विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर ने दिए थे, वी.डी. सावरकर ने दिए थे 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपमा किसने दिया था? तो वी.डी. सावरकर ने दिए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है साथियों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए में कह रहा है अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी में आर्य समाज, ऑप्शन सी में ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी में अन्य ने। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। आर्य समाज ने कहा था भारत भारतीयों के लिए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है साथियों, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए में नर्मदा, ऑप्शन बी में सिंधु नदी, ऑप्शन सी में कोसी, ऑप्शन डी में गोदावरी। तो साथियों विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच बहने वाली जो नदी हैं वे हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नर्मदा। कौन है? नर्मदा इज राइट आंसर। यानी विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है साथियों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? यानी आईपीएफ जो संस्थान है इसे किसने स्थापना किया है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है हमारा पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी कह रहा है डीएलएफ ने, ऑप्शन सी कह रहा है सेबी ने, ऑप्शन डी कह रहा है अन्य ने। साथियों तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सेबी। दोस्तों सेबी ने आईपीएफ यानी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म यानी सेबी का पूरा नाम साथियों एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर एक्सचेंज, EXCH एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज, बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। किसका पूरा नाम? तो सेबी का पूरा नाम। और सेबी ने ही इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी आईपीएफ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है साथियों, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है केरल राज्य में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी त्रिपुरा राज्य में। तो दोस्तों कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति जो स्थान जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो भारत के
कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। तो दोस्तों भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है वे हमारे देश की दामोदर नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कौन सी परियोजना? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है साथियों भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट जो है भारत के प्रथम, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी में कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी में अन्य। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, तारापुर परमाणु संयंत्र। यानी भारत की प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है वो तारापुर परमाणु संयंत्र है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ है साथियों तारापुर? तो महाराष्ट्र में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल देश कौन कौन है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो दोस्तों इस और ऑप्शन डी में कह रहा है ए तथा डी। दोस्तों डी तो नहीं, यहाँ ए तथा सी होना चाहिए था। और इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये सभी देश यूके में शामिल हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम में। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम दरअसल छोटे छोटे देशों का समूह है जो मिलकर के यूनाइटेड किंगडम बनाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 18 में आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर जो है इसे किसने बसाया था? ऑप्शन ए में सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में बहलोल लोदी, ऑप्शन डी में शाहजहां। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सिकंदर लोदी जो है इन्होंने आगरा शहर को बसाने का कार्य किया था। किसने? तो सिकंदर लोदी ने किसे बसाया? तो आगरा शहर को बसाने का कार्य किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है साथियों राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? यानी सत्यमेव जयते जो है इस शब्द को किस ग्रंथ से लिया गया है? ग्रंथ ए में ऑप्शन है पुराण, ऑप्शन बी में जातक, ऑप्शन सी में मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी में महाभारत। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है साथियों हमारा अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक की जो शिलालेख हैं उनकी लिपि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है साथियों गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है हायरोग्लाइफिक्स, ऑप्शन डी में कह रहा है हायरोग्लाइफिक्स। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मी। किसमें? ब्राह्मी। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है साथियों बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी बिहू जो है वह किस राज्य में मनाए जाने वाली लोकप्रिय फेस्टिवल है? ऑप्शन नंबर ए में असम, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है दोस्तों हमारे उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बंगाल। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी असम। क्या हो जाएंगे? असम। असम इज राइट आंसर, यानी बिहू जो है दोस्तों वो भारत के असम राज्य की फेमस लोकप्रिय उत्सव माने जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है साथियों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी में लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है साथियों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसका तात्पर्य है दोस्तों क्वेश्चन का, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से सबसे प्रथम किसने नवाजा था? यानी महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा जाता है उस यह शब्द किसने दिया था, या सबसे पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था? किसे? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी में कह रहा है लंदन में, ऑप्शन सी कह रहा है बम्बई में, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन में आयोजित हुई थी, जिसमें दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, जो किसने सभी गोलमेज यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, यानी सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों सभी गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वे थे BR अम्बेडकर साहब ने। किसने? तो BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कार्य किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है साथियों, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यानी भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल को, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर डी लोकमान्य तिलक को। दोस्तों लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है सो गुजरात की महिलाओं ने दी थी। किस आंदोलन के दौरान? तो बारदोली आंदोलन जो हुआ था उस आंदोलन के दौरान ही दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से वहां बारदोली की महिलाओं ने संबोधित किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए हिटलर, ऑप्शन नंबर बी जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर या अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? तो वो ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। ये चर्चिल थे दोस्तों, वो इंग्लैंड के क्या थे? तो PM थे, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है साथियों, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी किन से अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा गांधी सबसे अधिक जो प्रभावित थे वे लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859, 1869, 1879, 1889। दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी 1869 इज राइट आंसर, यानी 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर ए रजनीत सिंह पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन? ऑप्शन नंबर ए में रजनीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। इन्हें पंजाब का शेर भी कहा जाता था, पंजाब का शेर भी कहा जाता था किन्हें? तो लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी नहीं है ये पूछा जा रहा है। कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी गंडक, ऑप्शन नंबर डी कोसी। तो दोस्तों इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सुवर्ण रेखा नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में पुनः हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आएंगे जिसमें 31 से लेकर के पुनः 60 तक का क्वेश्चन हम वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों यह जो क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं यह क्वेश्चन आने वाली बीपीएससी के थ्रू जो भी टीचर की नई वैकेंसी हैं उनमें जीके और जीएस का जो सिलेबस नया ऐड किया गया है उन्हें ध्यान में रख करके और उनमें जो ज्योग्राफी की वेटेज ज़्यादा है उन्हें भी ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी से संबंधित जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए गए हैं वो 6 to 8 क्वेश्चन ही लिए गए। माननीय बीपीएससी का कहना है जो 6 से 8 तक के क्वेश्चन पूछा जाएगा उनमें के सारे क्वेश्चन को हमने कवर करने का काम किया है। दोस्तों आप हमारे इस चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि जो भी आपके दोस्त जो टीचर की तैयारी करते हैं जो स्टेट की तैयारी करते हैं उन्हें यह वीडियो मिल सके ताकि उन्हें भी उनके भी मतलब तैयारी में 4 चांद लग सके। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।